नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज अपन पढ़ेंगे जो पूर्व का जो बिंदु कल का जो रह गया था, यानी स्वरों को, यानी जो स्वर हैं वो व्यंजन में प्रयुक्त होते हैं, यानी व्यंजनों को स्वर रहित करने के जो 3 नियम बता रहा था कल, यानी पूर्व की जो क्लास हुई थी उसमें। तो तीसरा नियम अपना रह चुका था जिसमें 9 वर्ण में आपको बता रहा था और वीडियो कट हो गया था। तो आज वहीं से प्रारंभ करेंगे उस क्लास को, ठीक है। तो रोज़ की तरह आज भी इस क्लास को हर एक मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। हज़ारों मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है, इसलिए पहले कदम से आप चलते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। आज अपन जो कल यानी पूर्व की जो क्लास हो चुकी थी उसका जो बिंदु रह चुका था अपना, यानी व्यंजनों को स्वर रहित करने के जो नियम पढ़ रहे थे उसका तीसरा नियम, ठीक है। तीसरा जो बिंदु था अपना कौन सा था, यानी ये जो व्यंजन है पूर्व की जो क्लास में पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित करना, स्वर रहित से तात्पर्य है इनको आधा करना, ठीक है। मैंने पहला नियम बता दिया था कि यदि कोई शिरोरेखा और खड़ी पाई के पहले यदि कोई वर्ण समाप्त हो जा रहा है ना, आकर समाप्त हो जा रहा है, तो उसको आधा करने के लिए खड़ी पाई को क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना, खड़ी पाई को हटा देते हैं। दूसरा जो नियम था मैंने बता दिया था कि शिरोरेखा और खड़ी पाई को यदि खड़ी पाई को कोई वर्ण यदि लांग कर चला जाता है तो उसको आधा लिखने के लिए आगे गए हुए भाग को आधा कर देते हैं, यानी इस प्रकार कर देते हैं। ये दूसरा नियम था। और जो तीसरा नियम मैं बता रहा था मेरे विद्वान साथी, जो मैं रूबरू करवा रहा हूँ तीसरे नियम से, वो नियम ये था, तीसरा नियम जो तीसरा नियम था वो नियम ये कहता है कि जिनमें शिरोरेखा का प्रयोग तो होता है लेकिन खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। ये खड़ी पाई है आपकी और ये शिरोरेखा है, इसके अंदर ये शिरोरेखा तो है लेकिन खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ण हैं वो आपके मैंने कल बता दिए थे, यानी पूर्व की जो क्लास हो चुकी थी उसमें मैंने आपके सामने 9 वर्ण रखे थे और मैं बताने ही वाला था, इतने में वीडियो कट हो गया था, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक आपका अंग है ना, एक अंग है। दूसरा है आपका ड है। तीसरा है आपका ट है। तीसरा आपका ट है। चौथा आपका ठ है और ये आपका ड है पांचवा। छठा आपका है, छठा है 6, हाँ 6 हो गया। और सातवां आपका है ह वर्ण और 8वां जो आपका है र वर्ण। कितने हो गए, 3 3 6 और ये है ना, एक और रह गया आपका ट ठ ड ढ, है ना, ड ढ। कौन सा रह गया, एक तो अंग छ हो गया, र हो गया, है ना, और एक आपका जो र और ह, और आपका जो बचा है एक ट ठ ड हो गया, ढ हो गया और अंग भी हो गया और छ भी हो गया, है ना। और जो आपके 2 वर्ण बचे थे ये आपके, ये कितने हो गए, ड मैंने लिख दिए, है ना, 3 ये रहे और 3 ये। मुझे एक कौन सा है, एक आपका जो है वो मैं बता देता हूँ, है ना। ह और र 2 वर्ण हो गए और ठ छ लिख दिया। चलो क से लगाकर अंग तक एक वर्ण है, छ से लगाकर यह तक आपका ये 6 वाला बीच वाला है,
आपके सामने सीधा रख देता हूँ, आप खुद बता दो कि 9 वर्ण कौन से हैं ना। च के बाद आपका त वर्ग है ना, ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, न, है ना। त वर्ग है आपका त, थ, द, ध, न। प वर्ग है प, फ, ब, भ, म, है ना। य में ह एक आ गया और एक र वर्ण है ना, और एक आपका छ वर्ण और एक आपका कौन सा अंग है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 है। यहाँ पर कौन कौन सा वर्ण नहीं लिखा है, अंग लिख दिए हैं, छ भी लिख दिया है, ट लिख दिया है, ठ लिख दिया है, ड लिख दिया है, ढ लिख दिया है, और यहाँ पर जो बचा था आपका द है ना, द बाकी था। तो आपकी ये 9 वर्ण है, एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है, आपकी 9 वर्ण, ताकि आपको भी पता चले कि कौन कौन से 9 वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। पहला आपका अंग, अंग के बाद छ के बाद ट, ठ, ड के बाद आपका ये ढ है ना। ढ के बाद आपका जो आ रहा है ह वर्ण, तो आपका र है ना। कितने हो गए ये, और एक आपका 2 आ रहा है ना, 3 ये 3 ये और 3 ये, टोटल वर्ण कितने हैं, 9 वर्ण हैं, ठीक है। ये व्यंजनों को स्वर रहित करने का जो तीसरा नियम था, पूर्व की कक्षाओं का रह चुका था, वो आज समाप्त हो चुका है। और आज का नया बिंदु है अपना, आज का जो नया बिंदु है वो है मेरे विद्वान साथियों, आज का जो नया बिंदु है वो है आपका, नया बिंदु है आपका, है ना। नया बिंदु जो है आपका वो ये जो र वर्ण है, र वर्ण है, इस र को अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं, र को 4 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। गुरु जी र को आधा करने के लिए किस प्रकार से लिखे, है ना, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका र है, उसको आधा करना है, ठीक है। तो ये र है, र के अंदर से आधा करेंगे तो ये अ स्वर बाहर निकलेंगे, ठीक है। इस पर गुरु जी ये र है, ये र है, यदि कोई खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई का कोई वर्ण है, यदि उसमें पूरा र जोड़ना है, खड़ी पाई का कोई आधा वर्ण है, जैसे कि स्वर रहित खड़ी पाई का कोई वर्ण है, स्वर रहित खड़ी पाई का कोई ये वर्ण है, खड़ी पाई का कोई वर्ण है वो भी स्वर रहित है, और उसके साथ यदि र को पूरा जोड़ना है तो गुरुजी किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से, पहली स्थिति तो ये है, दूसरी ये है गुरुजी किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ। यदि र पूरा इसमें जोड़ेंगे और ये क्या है, ये जो वर्ण है आपका, ये जो वर्ण है वो स्वर रहित है, यानी ये भी आधा है, ये खुद आधा है, स्वर रहित है, और ये र पूरा है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार की ये खड़ी पाई है, और र इस प्रकार का हो जाएगा, ये आपका र पूर्ण हो गया, पूर्ण जुड़ गया, ये आपका टोटल र पूर्ण जुड़ गया है, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर है खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, यदि कोई खड़ी पाई का वर्ण है और वो स्वयं क्या है, आधा है, ठीक है, आधा है, और उसके साथ यदि र वर्ण को पूरा जोड़ना हो तो ये इस प्रकार बन जाता है, इस प्रकार। गुरुजी कैसे इस प्रकार बन जाता है, तो मैं एक शब्द लिख देता हूँ, प्रकाशित, है ना, पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो इसके अंदर जो प्र है आपका, प्र है गुरुजी, इसमें प्र आधा है कि प्र पूरा है, तो हमें बता दो गुरुजी कौन सा, तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो र वर्ण है वो आपका पूरा है, र वर्ण आपका पूरा है, और जो प है, प वर्ण है, जो कि अपन इसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वयं क्या है, स्वर रहित है, स्वर रहित है, यानी ये व्यंजन प जो व्यंजन है इसमें वो खुद आधा है ना, खुद आधा है, और ये र है वो पूरा इसमें जुड़ा हुआ है,
तो गुरुजी कैसे हमें बताओ, तो ये देखना, ये खड़ी पाई है और ये प है, आधा है। मैंने अभी बताया था कि ये खड़ी पाई का कोई वर्ण है या व्यंजन है, वो स्वयं क्या है, आधा, 1/2 आधा है, ठीक है। और ये र पूरा जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये आपका र मतलब प है वो आधा है। और मैंने अभी बताया था कि यदि व्यंजन के किसी भी वर्ण में यदि व्यंजन खुद आधा है और उसके अंदर यदि र जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार का बनेगा। तो ये पूरा के पूरा र लिख दिया, तो ये क्या बन गया, र, है ना। र बना के नहीं बना, बन गया बोलिए। इसके बाद प्रकाशित ये, है ना, प्रकाशित ये। तो ये सब कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि र को अपन 4 स्थितियों में लिख सकते हैं। 4 स्थितियों में र वर्ण को लिख सकते हैं, 4 स्थितियों में र वर्ण को लिख सकते हैं। पहली स्थिति मैं बता देता हूँ आपको। पहली स्थिति, र को आधा करना है, तो र को आधा करना है तो उसमें से अ को अलग कर देते। दूसरी स्थिति, यदि कोई खड़ी पाई का वर्ण है वो स्वयं आधा है और उसके साथ र वर्ण को पूरा जोड़ना है तो वो इस प्रकार का बन जाएगा, है ना। ये अभी बता दिया मैंने। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका, यदि कोई गोल वर्ण है, मैंने बात की थी गोल वर्ण या फिर 9 प्रकार के, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, 9 प्रकार के कौन से वर्ण 9 प्रकार के आपके सामने अभी रख दिए थे। पहला जो नियम पढ़ा था और दूसरा जो नियम पढ़ा था और तीसरा जो नियम पढ़ा था, यानी व्यंजनों को स्वर रहित करने के जो नियम पढ़े थे, उसमें मैंने 22 वर्ण जो बताए थे, जो खड़ी पाई के इस तरफ प्रारंभ आ जाते हैं और यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया था, जो कि 2 वर्ण हैं जो कि इस खड़ी पाई को लांघ कर चले जाते हैं। और 9 जो वर्ण बताए थे मैंने, वो जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तो वो कितने वर्ण हैं, 9 वर्ण हैं। इन्हें बनाने के लिए इनका जो अंतिम शिरा होता है उसको बनाने के लिए अपन को पेन का जो नोक होती है, यानी पेन की जो नोक होती है उसे गोल घुमाना पड़ता है ना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ड को मैं लिखूँ ऐसा तो मुझे गोल घुमाना पड़ रहा है ना। ड को जैसे ही मैं लिखूँ तो इसको गोल घुमाना पड़ रहा है। च को मैं जैसे ही लिखूँ तो ये जो है उसे गोल करना पड़ता है। इसलिए इन 9 वर्णों को गोल वर्ण कहते हैं, है ना, गोल वर्ण। इन्हें गोल वर्ण भी कहते हैं, है ना, गोल वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, 9 वर्ण हैं। मैं बता देता हूँ तीसरा जो नियम है यहाँ पर, ये जो तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई गोल वर्ण है और उसको आधा करना है ना, उसको आधा करना है तो उसको हलंत लगाते हैं। और यदि उसके साथ में र को जोड़ना है तो किस प्रकार बनेगा, तो ये गोल वर्ण है और ये हलंत लगा दिया तो आधा, और ये आपका र है ना, र जुड़ गया उसमें। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है, यदि शिरोरेखा के नीचे यदि र आ रहा है तो वो सदैव और सदैव वो आपका पूरा र होगा। कैसा र होगा, पूरा र। और यदि इस शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई र आ रहा है तो वो आपका सदैव और सदैव आधा होगा, यानी स्वर रहित होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक उदाहरण बता देता हूँ, गुरुजी ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर अपन एक शब्द लेते हैं। ट्रैक्टर में गुरुजी र पूर्ण है कि आधा है, तो मैंने अभी बताया था कि शिरोरेखा के नीचे आने वाला र हमेशा पूर्ण होता है। तो ये गोल वर्ण है और गोल वर्ण को आधा कर दिया हलंत लगाकर, तो आधा, और ये र जुड़ गया पूरा, है ना। तो इसमें र कैसा है, पूर्ण है, ठीक है। और जो चौथी स्थिति बन रही है, चौथी जो स्थिति बन रही है र की, वो मैं बता देता हूँ। चौथी जो स्थिति बन रही है वो है आपकी, अभी मैंने बता दिया, ये जो शिरोरेखा है
और शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई र आ रहा है तो वो सदैव और सदैव कैसा होगा, आपका आधा होगा, है ना। आधा, सदैव और सदैव, सदैव आधा होगा, है ना, आधा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है? ठीक है। जैसे कि मैं एक शब्द ले लेता हूँ इसका, गुरुजी इसमें र कैसा है, तो र आधा है। कैसे गुरुजी? मैंने अभी बता दिया था कि यदि कोई शिरोरेखा है और शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई र आ रहा है तो वो आपका कैसा है, आधा है। यदि शिरोरेखा के नीचे यदि खड़ी पाई के इर्द गिर्द यदि कोई र आ रहा है तो आपका पूरा के पूरा र होगा और ऊपर वाला आधा र होगा। चौथा नियम यही है ना। चौथा जो प्रकार है र को लिखने का वो यही है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। क्विक रिवीजन क्या है बता देता हूँ। क्विक रिवीजन का मतलब है गुरुजी कि र को 4 प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 4। पहला तो र है उसको क्या करना है, आधा करना है गुरुजी, ठीक है, ये कर दो। दूसरा गुरुजी तो ये जो र है ना, ये कोई खड़ी पाई का वर्ण है और उसके साथ यदि ये खड़ी पाई का कोई वर्ण है और वो स्वयं आधा है, स्वर रहित है, उसके साथ यदि र को जोड़ना है तो वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। यदि कोई गोल वर्ण है, 9 वर्ण है गोल वर्ण, है ना, गोल वर्ण के साथ यदि र को जोड़ना है और ये गोल वर्ण स्वयं क्या है, स्वर रहित है, तो ये गोल वर्ण इस प्रकार का हो जाएगा जिसमें आपका आधा तो आपका स्वयं जो व्यंजन है वो और ये र का पूर्ण र का चिन्ह है ना। और चौथी जो स्थिति है गुरुजी, चौथी जो स्थिति है शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई र आ रहा है तो वो सदैव और सदैव क्या होगा, आधा होगा और नीचे आने वाला सदैव और सदैव पूरा र होगा, ठीक है, पूरा र होगा। अब यहाँ तक तो पढ़ लिया है गुरुजी, ठीक है। र के बारे में आपने कुछ थोड़ी जानकारी दी थी और र को अपन लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी तक अपन ने वर्ण विचार बिंदु पर चर्चा हो चुकी है, यानी हो चुकी है। वर्ण विचार बिंदु पर चर्चा जो हो चुकी है उसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। वर्ण विचार बिंदु पर यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आज इसके बाद र वर्ण की जो 4 स्थितियाँ हैं वो आपको बता दी हैं। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी जो शब्दकोश है और साहित्य कोश है उसकी उपयोग पद्धति, है ना। साहित्य कोश की साहित्य कोश की उपयोग पद्धति, है ना। उपयोग पद्धति के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे। शब्दकोश किसकी, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी के अंदर, ठीक। ये गुरुजी क्या लिख रहे हो फटाफट, ये लिख दिया गुरुजी हिंदी, है गुरुजी हिंदी के अंदर शब्दकोश बता रहा हूँ। देखो मैं बता दूँ आपको, जैसे ही बोलूँगा तो आप तुरंत उत्तर दोगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ हिंदी के शब्दकोश के बारे में, लेकिन मैं पूछूँ अंग्रेजी शब्दकोश है उसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, तो आप तुरंत टाइपिंग कर दो कि गुरुजी ए है, तो मैं मान लूँगा ठीक है ए है, कोई बात नहीं, ए अंग्रेजी का ए है। लेकिन जैसे ही मैं हिंदी बोलूँगा मेरे विद्वान साथी समझदार होंगे तो वो करेंगे कि अ है, कुछ करेंगे अम है, कुछ करेंगे कुछ, है ना, वो करते रहेंगे। पर मैं बता रहा हूँ कि जिनको पता है वो तो सही बताएंगे। तो मैं बता दूँ कि हिंदी जो वर्णमाला है या हिंदी जो है, हिंदी के अंदर शब्दकोश है, हिंदी का जो शब्दकोश है उसका जो प्रथम जो वर्ण है क्या है गुरु, आप बताओ, कमेंट करो,
मैं तो बता ही रहा हूँ। जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा है, आप कमेंट करो। इतने में मैं बता देता हूँ कि हिंदी वर्णमाला या हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण कौन सा है। प्रथम वर्ण की बात करता हूँ, प्रथम वर्ण की बात कर रहा हूँ। प्रथम जो वर्ण है वो गुरुजी कौन सा है, अनुस्वार। गुरुजी अनुस्वार कौन सा है, तो ये रहा अनुस्वार, है ना। तो ये कौन सा है, शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश है, उसका प्रथम वर्ण अनुस्वार है, ठीक है। तो दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण गुरुजी पूरे ही बता दो कि आप एक एक क्यों बता रहे, तो ठीक है पूरे बता देता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। पूरे बता देता हूँ। हिंदी शब्दकोश की वर्णमाला की बात करते हैं तो प्रथम वर्ण है आपका अनुस्वार है, दूसरा है आपका आम चंद्र बिंदुक, और तीसरा है आपका अह विसर्ग, है ना। अब प्रारंभ होते हैं मुख्य वर्ण, अ आ लघु ई, दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ। ये आपके प्रारंभ का प्रथम वर्ण कौन सा है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अम है, यानी अनुस्वार है, ठीक है। दूसरा वर्ण कौन सा है, गुरुजी एक क्वेश्चन आया था यहीं से, किसी न किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण कौन सा है। तो मेरे विद्वान साथियों ने बहुत सारे ने आंसर दिया था, है ना। तो मैं बता दूं कि इसका जो प्रथम वर्ण है वो आपका अनुस्वार है, ठीक है। और बाकी आम, है ना, आ और अह जिसे अपन विसर्ग बोलते हैं, है ना। इसके बाद बाकी के वर्ण हैं। गुरुजी ये तो आपने स्वरों के बारे में ही तो बताया है, क्या व्यंजनों के अंदर भी कोई घुल मिल है, थोड़ा कुछ बदलाव है, ऑफकोर्स बदलाव है उसके अंदर भी। तो शब्दकोश के अनुसार जो स्वरों का प्रथम वर्ण है वो तो आपका कौन सा है, अनुस्वार। गुरुजी हमें व्यंजनों के बारे में भी तो थोड़ा कुछ बता दो, ठीक है बता देता हूँ मेरे विद्वान साथियों को, और जिनको पता है वो तो याद ही है उनको। तो पहला क वर्ग ले लेता हूँ, क वर्ग। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ, जो कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बहुत पहले चर्चा कर चुका हूँ कि आपका क्षय है, त्र है, ज्ञ है और आपका स्र है, ये संयुक्ताक्षर हैं जो कि हिंदी के अंदर 4 हैं, ठीक है। और मैं बता दूँ कि आपका क्षय है, ये क्ष वो है आपका क दन श दन अ से मिलकर बना होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है। और त्र जो बना होता है, त्र वो त दन र दन अ से मिलकर बना होता है। और ज्ञ गुरुजी ज्ञ भी बता देता हूँ, गुरुजी ज्ञ भी बता देता हूँ, नीचे थोड़ा लिखूँगा इसलिए थोड़ी जगह कर रहा हूँ, ज्ञ बता रहा हूँ। ये आपका ज है ना, ज है, ज दन य दन दन आ, है ना। गुरुजी श्र का भी बता दो, तो ये शलगम वाला हलंत और र और आ, है ना। इनसे मिलकर ये चारों के 4 वर्ण बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हिंदी जो शब्दकोश है उसमें व्यंजनों का प्रथम वर्ण कौन सा है। तो क वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, क वर्ग के अंदर क आ रहा है, क फिर ख फिर ग, इस प्रकार आना चाहिए था, है ना, इस प्रकार आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। क है, अब क कौन से वर्ण में प्रयुक्त हो रहा है, तो क्ष में प्रयुक्त हो रहा है गुरुजी, क्ष में। तो क से क के बाद क्षय आएगा, है ना। तो इस प्रकार मैं लिख देता हूँ, सब में ऐसा ही है, त के बाद त्र आएगा, ज के बाद य आएगा और श के बाद श्र आएगा, ठीक है, इस प्रकार आएगा। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, क के बाद आपका क्षय। ये क्या है, हिंदी शब्दकोश के व्यंजनों के बारे में जो चर्चा अपन कर रहे हैं वो है, जो कि प्रथम वर्ण तो आपका क है व्यंजन के अंदर,
और दूसरा ख आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्ष। और तीसरा आपका ग, फिर ग नहीं है, ख है ना, ख, ग, ग और अंग है ना, इस प्रकार। दूसरा आपका छ वर्ग है, जी ठीक है, छ वर्ग, छ, छ है ना, ज। अब यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके बाद ये झंडे वाला ज आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा है। और इसकी जगह क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ज्ञ है ना, ज्ञ। इसके बाद ये झंडे वाला ज, फिर अ, य है ना। इसके बाद आपका ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ड है ना, ड और न है ना, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, है ना। इसके बाद आपका त वर्ग आ रहा है, तो फिर थ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हिंदी शब्दकोश के अनुसार थ नहीं आ रहा है, यहाँ पर त के बाद त्र आएगा, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये त्र, त के बाद जस्ट त्र आएगा, ठीक है। तो त्र, फिर थ, फिर द, फिर द, फिर न, है ना। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। फिर अगला ऊपर लिख देता हूँ, जो कि आपने रीडिंग कर लिया होगा और लिख भी दिया होगा। तो इसके बाद प वर्ग की बात कर रहा हूँ, प, फ, ब, ब, म। तो जी इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, नहीं बदलाव है। तो यहाँ तक जो बदलाव वाले हैं वो मैं मिटा देता हूँ। एक आपका ये वाला और ये मिटा दिया, ठीक है। कौन सा वर्ण बाकी है, श्रय बाकी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ बदलाव नहीं है। अब आगे के जो वर्ण है उसमें बदलाव है, ठीक है। अंतस्थ जो वर्ण है आपके, अंतस्थ जो वर्ण है वो कितने हैं गुरुजी, 4 हैं, ठीक है, 4। कौन कौन से, ये श। अब श के जस्ट बाद ये स्र आएगा, स्र, फिर श, से और ह, है ना। इसके बाद तो ये खत्म। फिर उष्ण जो वर्ण आएगा, उष्ण वर्ण, उसके बाद ये रहा, है ना। उष्ण वर्ण आएगा आपके कौन सा, अंतस्थ जो वर्ण है, सॉरी है ना, सॉरी मेरे विद्वान साथियों, ये अंतस्थ वर्ण की बात कर रहा हूँ, 4, य, र, ल, व, है ना, ये 4। अब उष्ण वर्ण की बात कर रहा हूँ। क्या है कि गड़बड़ी में या फटाफट में क्या होता है कि थोड़ा चूक जाते हैं अपन, है ना, लिखना चूक जाते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। अंतस्थ उष्ण वर्ण की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका श। अब इसके जस्ट बाद आपका श्रय आएगा, फिर श, से और ह, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जो कि हिंदी के शब्दकोश की मैं बात कर रहा हूँ कि स्वरों की जो शुरुआत होती है, या हिंदी शब्दकोश में प्रथम वर्ण है वो अनुस्वार है। और फिर स्वरों के बारे में बता दिया, इसके बाद मैंने व्यंजनों के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। बता दिया कि नहीं बता दिया, बता दिया गुरुजी, ठीक है, बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा बता दिया। उसके लिए लाइक करो, कमेंट भी करना ज़रूरी है, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, क्योंकि देखो मैं कुछ शब्द आपके सामने दे देता हूँ, है ना। देखो हिंदी के अंदर कुछ दोष रह चुके हैं कि कुछ शब्दों को अपन कुछ जो वर्ण है उसको उसी के अनुसार बोलते हैं। यानी री को बोलना है, इस री को यदि बोलना है ऋषि ऐसा शब्द लिखते हैं, है ना। तो इसको क्या ऋषि ऐसा नहीं लिख सकते हैं गुरुजी, क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि इस री का उच्चारण अपन इस री में भी तो करते हैं कि नहीं करते हैं, इस री में, है ना। जैसे कि मुझे नमः लिखना है, नमः, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं गुरुजी। इस प्रकार का भी लिख सकते हैं नमः। तो ये क्या है, हिंदी भाषा की कुछ त्रुटियाँ रह चुकी है जिनको अपन उसी के नाम से, यानी एक जो ह है अनुस्वार, ये विसर्ग है, इस ह को ह के स्थान पर विसर्ग
प्रयोग भी अपन करते हैं। और इस री के स्थान पर इस री को उच्चारण में लाते हैं। तो ये क्या है, हिंदी भाषा का जो है ना त्रुटि रह चुकी है, त्रुटि जिसे अपन हिंदी भाषा का साम्य लिपि दोष कहते हैं। हिंदी भाषा का साम्य लिपि दोष कहते हैं मेरे विद्वान साथियों, हिंदी भाषा का साम्य लिपि दोष। हिंदी भाषा का साम्य लिपि दोष है ना, लिपि दोष। तो ये क्या है, ये अभी मैंने बता दिया आपको कि इस री को अपन इस री में भी कन्वर्ट करते हैं, है ना, इस री में भी बोलते हैं। ह को अपन, है ना, नमः को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये क्या है, हिंदी भाषा के साम्य लिपि दोष हैं, ठीक है। और मेरे किसी साथियों ने कमेंट किया था, मुझे पर्सनल कमेंट किया था कि गुरुजी अनुस्वार और नासिक की वर्ण या अनुनासिक जो अपन बोल सकते हैं, नासिक की वर्ण या फिर अनुनासिक, है ना, अनुनासिक वर्ण की बात करता हूँ। क्या ये गुरुजी ये दोनों सेम है ना, सेम है गुरुजी। इस प्रकार का उन्होंने क्वेश्चन डाला था, है ना, पर्सनल कांटेक्ट किया था और उन्होंने मैसेज किया था कि गुरुजी नासिक की वर्ण और अनुनासिक क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है। मैंने उसका ये कमेंट भी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है उसका कि नासिक की वर्ण और अनुनासिक वर्ण क्या समान होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, नासिक की वर्ण केवल और केवल आपकी 5 भी मैंने बताए थे, नासिक